नमस्कार दोस्तों, दिस इज लेक्चर नंबर 26। इस लेक्चर में हम जो हमने पेमेंट मटेरियल और पेमेंट डिजाइन पढ़ा है उन पे बेस्ड कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन देखेंगे। इन प्रैक्टिस क्वेश्चंस की हेल्प से हमें पता लगेगा कि गेट एग्जाम में किस तरह के सवाल इन टॉपिक से आ सकते हैं। साथ में इन क्वेश्चंस को करते हुए हम उन टॉपिक्स को भी रिवाइज करेंगे। तो आप अपनी पेन पेंसिल और कैलकुलेटर साथ में लेके बैठे और मेरे साथ इन क्वेश्चंस को सॉल्व करें। आइए शुरू करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 सेज शोन फिगर, जो सामने फिगर दिखा रखी है, इज अ मार्शल टेस्ट ग्राफ। जो मार्शल टेस्ट के अंदर ग्राफ हमने कुछ देखे थे उनमें से एक ग्राफ है ये। विच वेरिएबल इज रिप्रेजेंटेड ऑन वाई एक्सिस। यहां पे कौन सा वेरिएबल रखा गया है इफ एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट द परसेंटेज बाइंडर कंटेंट। अगर एक्स एक्सिस परसेंटेज बाइंडर कंटेंट रिप्रेजेंट कर रही है तो वाई एक्सिस क्या रिप्रेजेंट कर रही है अगर ग्राफ इस तरह से नजर आता है तो। कुछ ऑप्शंस है हमारे पास में, स्टेबिलिटी, फ्लो, परसेंटेज वॉइड्स, यूनिट वेट। स्टेबिलिटी को अगर देखें हम तो मार्शल मिक्स डिजाइन क्या था, आपको याद है मार्शल मिक्स डिजाइन टेस्ट के अंदर में हमने देखा था किस तरह से हम ऑप्टिमम बाइंडर कंटेंट निकाल सकते हैं। इसको ऑप्टिमम बाइंडर कंटेंट को निकालने के लिए हमने क्या किया था, एग्रीगेट और बिटुमिन का एक मिक्स तैयार किया था और उस मिक्स को हमने वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस और स्ट्रेंथ एनालिसिस के बेस पे स्टडी किया। स्ट्रेंथ एनालिसिस के बेस पे हमारे पास में स्टेबिलिटी एंड फ्लो की वैल्यूज आई। वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस के बेसिस पे हमारे पास में वॉइड्स का कंटेंट, यूनिट वेट, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द मिक्स, बल्क स्पेसिफिक ग्रेविटी एंड एपरेंट स्पेसिफिक ग्रेविटी, इस तरह की कुछ हमारे पास में वैल्यूज निकल के आई थी। तो इस टेस्ट से हमारे पास में स्टेबिलिटी वर्सेस बिटुमिनस कंटेंट का जो ग्राफ आया था, स्टेबिलिटी हमने किलोग्राम में मेजर की थी, वो कुछ इस तरह से आया था कि जैसे जैसे हम बिटुमिन कंटेंट बढ़ाते हैं तो एक लेवल तक स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है, फिर स्टेबिलिटी डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है। तो ये जो बिटुमिन कंटेंट था जिसके ऊपर आपकी स्टेबिलिटी मैक्सिमम थी, इसको हमने कह दिया ऑप्टिमम बाइंडर कंटेंट, ऑप्टिमम बिटुमिन कंटेंट जिसके ऊपर स्टेबिलिटी मैक्सिमम मिल रही है आपको। तो ये कर्व हमारे यहां पे जो कर्व गिवन है, ग्राफ गिवन है, इससे बिल्कुल भी नहीं मिल रहा है। तो मतलब स्टेबिलिटी तो वाई एक्सिस पे नहीं होगा। इसके बाद में फ्लो का कर्व हमने देखा था। फ्लो बनाया गया था बिटुमिन कंटेंट परसेंटेज के साथ में। फ्लो आप मुझे बताएंगे किस यूनिट में मेजर किया जाता है। क्या फ्लो को हम एमएम में डायरेक्टली मेजर कर लेते हैं या एमएम के अंदर भी कुछ और वेरिएशन के साथ हम उसको मेजर करते हैं। तो फ्लो वैल्यू किस में मेजर की जाती है ये आप मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में। तो जैसे जैसे यहाँ पे फ्लो वैल्यू, सॉरी, जैसे जैसे बिटुमिन कंटेंट को इंक्रीज किया गया था हमारा फ्लो इंक्रीज होता हुआ जा रहा था। लगभग जैसा ग्राफ हमें नजर आ रहा है यहाँ पे गिवन ग्राफ में, सिमिलर ग्राफ हमें फ्लो वैल्यू के साथ मिलता था। तो यहाँ पे ये जो गिवन ग्राफ है ये हो सकता है कि फ्लो कंटेंट या फ्लो वैल्यू और बिटुमिन कंटेंट का हो। तो ये ग्राफ मैच हो रहा है। बाकी बची हुई दो वैल्यूज भी देख लेते हैं। परसेंटेज वॉइड्स, अगर हम ग्राफ देखें परसेंटेज वॉइड्स का, परसेंटेज वॉइड्स टोटल वॉइड्स की बात कर रहे हैं, कितना परसेंट वॉल्यूम है टोटल वॉइड्स का। तो इसको हम ये भी कह सकते हैं वी एम ए, वॉइड्स इन मिनरल एग्रीगेट, वॉइड्स इन मिनरल एग्रीगेट। अब आपको पता है कि एक सैंपल के अंदर आपके पास में एग्रीगेट्स होंगे और बीच में कुछ वॉइड्स होंगे। जरूरी नहीं है ये एग्रीगेट अच्छे से पैक हो। अच्छे से पैक होने का मतलब अगर डेंस पैकिंग है तो वॉइड्स कम होंगे, अगर लूज पैकिंग है तो वॉइड्स ज्यादा होंगे। जैसे जैसे हम बिटुमिन डालते हैं वैसे वैसे एग्रीगेट्स के अंदर फ्लूइडिटी बढ़ती है, वर्केबिलिटी बढ़ती है, लुब्रिकेशन आता है। जैसे जैसे लुब्रिकेशन आएगा और कॉम्पैक्शन होगा तो आपका वॉइड कंटेंट कम होगा। जैसे जैसे लुब्रिकेशन आएगा तो इनकी पैकिंग डेंस होती चली जाएगी
वैसे वैसे वॉइड्स कम होते चले जाएंगे। लेकिन एक लेवल के बाद में जब हम बिटुमिन कंटेंट इंक्रीज करेंगे, तो सेम वॉल्यूम के अंदर बिटुमिन ऐड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें बिटुमिन एक बार फिल हो गए सभी वॉइड्स के अंदर, अब हमें नया वॉइड चाहिए, तो इसका वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा और टोटल वॉल्यूम के साथ में बिटुमिन का वॉल्यूम या वॉइड्स का वॉल्यूम इंक्रीज होगा। या आप ये मान सकते हैं कि फिक्स्ड वॉल्यूम में अगर मुझे एक सर्टेन लेवल से ज्यादा, अब सारे वॉइड्स फिल हो चुके हैं लेकिन अभी भी मुझे इसमें बिटुमिन ऐड करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? एक एग्रीगेट को रिप्लेस करना पड़ेगा बिटुमिन से। तो एग्रीगेट रिप्लेस हो रहा है वॉइड से, मतलब वॉइड बढ़ेंगे। तो कुछ इस तरह का ग्राफ आपका VMA वॉइड इन मिनरल एग्रीगेट वर्सेस बिटुमिन कंटेंट का मिलता है। अगर इसी के साथ में हम देखें यूनिट वेट और बाइंडर कंटेंट का, यूनिट वेट और बाइंडर कंटेंट का ग्राफ, चलिए मतलब परसेंटेज वॉइड का ग्राफ भी जैसा ग्राफ दिख रहा है वैसा नहीं है, बिल्कुल मान लेते हैं। तो हमारे पास में बाइंडर कंटेंट है और यूनिट वेट है। इस ग्राफ के अंदर हमारे पास में यूनिट वेट बाइंडर कंटेंट के साथ में किस तरह से वेरी होता है। जैसे हमने बाइंडर कंटेंट डाला तो हमारे पास में जो वॉइड्स थे जिनमें एयर थी, वो एयर को रिप्लेस किया बाइंडर कंटेंट ने, मतलब बाइंडर ने। एयर की डेंसिटी 0 अज्यूम करें तो बाइंडर की डेंसिटी कुछ ना कुछ तो है, स्पेसिफिक ग्रेविटी मान लेते हैं 1.02, तो मतलब 0 को रिप्लेस कर रहा है 1.02, मतलब यूनिट वेट इस मिक्स का बढ़ेगा, यूनिट वेट इस मिक्स का बढ़ेगा। एक सर्टेन लेवल ऑफ बाइंडर कंटेंट के बाद में जब यूनिट वेट बहुत ज्यादा बढ़ गया, मतलब सारे के सारे वेट जो एयर वॉइड्स थे वो बाइंडर कंटेंट से फुल हो गए, तब उस समय पे बाइंडर और बढ़ाने में क्या होगा? जैसे हमने यहां देखा, यहां पे वॉइड्स और नहीं है लेकिन बाइंडर डालना है, तो आपको एग्रीगेट को रिप्लेस करना पड़ेगा। मतलब ये बाइंडर जो है वो ज्यादा स्पेसिफिक ग्रेविटी वाले मटेरियल को रिप्लेस कर रहा है, मतलब ओवरऑल स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होगी या यूनिट वेट जो होगा वो रिड्यूस हो जाएगा। तो दीज आर द 4 कर्व फॉर दीज 4 ऑप्शंस, और ये चौथा ऑप्शन भी हमारे ग्राफ से मैच नहीं कर रहा है। तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए? फ्लो। हमारा आंसर फ्लो वर्सेस बिटुमिन कर्व जैसा ग्राफ में दिखा रखा है वैसा नजर आता है। अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेनिट्रेशन टेस्ट इज यूज्ड फॉर ग्रेडेशन ऑफ द बिटुमिन। बिल्कुल सही बात है, हमने देखा था पेनिट्रेशन ग्रेड होती है, विस्कोसिटी ग्रेड होती है। विस्कोसिटी ग्रेड विस्कोसिटी पे डिपेंड करती है, पेनिट्रेशन ग्रेड पेनिट्रेशन पे डिपेंड करती है। तो यहां पे फॉर अ 80-100 ग्रेड बिटुमिन, पेनिट्रेशन वैल्यू ऑफ बिटुमिन इज, क्या था पेनिट्रेशन टेस्ट में? एक निडल थी जिसके ऊपर 100 ग्राम का वेट था, एक मोल्ड था, इस मोल्ड के अंदर हम इस निडल को 5 सेकंड के लिए अलाउ करते थे जाना। अगर बिटुमिन विस्कस है, थिक है, तो ये कम पेनिट्रेट होती थी। अगर लूज बिटुमिन है तो ये पेनिट्रेशन वैल्यू ज्यादा देता था। जितना भी पेनिट्रेशन होता था उसको 10 टाइम्स हम ग्रेडेशन की टर्म में लिख देते थे। अगर हमारा पेनिट्रेशन है 8 mm टू 10 mm, तो इसकी ग्रेड हो जाएगी 80 टू 100 ग्रेड। सो दिस इज इट। यहां पे ऑप्शन देख लीजिए, हमारा सेकंड ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। दिस इज आवर पेनिट्रेशन टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। आपके पास में कुछ टेस्ट दिए हुए हैं यहां पे, और वो टेस्ट किस लिए किए जा रहे हैं ये चीज दी हुई है। आप देखें इनमें से कौन से टेस्ट के साथ उस टेस्ट की यूजेबिलिटी मैच नहीं कर रही है। सबसे पहला टेस्ट है हमारे पास में लॉस एंजलिस टेस्ट। आपको अगर याद हो तो लॉस एंजलिस अब्रेशन ऑपरेटस था, अब्रेशन मेजर करता था। अब्रेशन मतलब घिसना, सरफेस का दूसरे एग्रीगेट के साथ में, एक दूसरे के घिसने के साथ में क्या वेयर एंड टेयर आता है, वो हमारा लॉस एंजलिस अब्रेशन अपरेटस में करता था। इसके अंदर हम स्टील बॉल्स डालते थे, इस अपरेटस को हम, जो ड्रम था उस ड्रम को हम रोटेट करते थे,
30 to 33 आरपीएम के अंदर, अराउंड 500 टू 1000 रिपीटिशंस के लिए, फिर उसको निकालते थे, देखते थे इसकी सरफेस पे क्या इंपैक्ट पड़ा है। अब्रशन, अट्रशन और चार्ज की वजह से इंपैक्ट, ये तीनों चीजें इसमें देखी जाती है। तो हम क्या मेजर कर रहे हैं कि इस एग्रीगेट के सरफेस टेक्सचर का के ऊपर इस वेयर एंड टेयर का, जो कि हमने लॉस एंजलिस टेस्ट के द्वारा दिया, उससे क्या इंपैक्ट पड़ा। तो ये हार्डनेस ऑफ एग्रीगेट मेजर करने के काम में आता है, बिल्कुल, बिकॉज हार्डनेस का मतलब ही सरफेस का वेयर एंड टेयर है। अगर हार्डनेस अच्छी है तो सरफेस का वेयर एंड टेयर कम होगा, अगर हार्डनेस कम है तो सरफेस का वेयर एंड टेयर, मतलब अगर सॉफ्ट है मटेरियल तो सरफेस का वेयर एंड टेयर ज्यादा होगा। नेक्स्ट इज साउंडनेस टेस्ट। साउंडनेस, आपको पता है साउंडनेस मतलब एक ऑब्जेक्ट वेदरिंग के साथ में किस तरह का बिहेवियर शो करता है, इसका वॉल्यूम इंक्रीज होता है, डिक्रीज होता है, क्या होता है। हमने साउंडनेस टेस्ट में क्या किया था, हमने एग्रीगेट लिए थे और इन एग्रीगेट को सल्फेट सॉल्यूशंस में बार बार साइकिल में हमने वेट एंड ड्राई किया था, और फिर हमने देखा कि उसकी वॉल्यूम में क्या चेंज आया, वेदरिंग में क्या इफेक्ट हुआ वेदरिंग का। तो हमने साउंडनेस टेस्ट किया था एग्रीगेट की वेदरिंग एक्शन या एग्रीगेट के ऊपर वेदरिंग एक्शन चेक करने के लिए। तो साउंडनेस टेस्ट एग्रीगेट के ऊपर काम में आता है, ना कि प्योरिटी ऑफ बिटुमेन चेक करने के काम में आता है। तो ये गलत है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, दिस इज नॉट करेक्टली मैच्ड। आइए बचे हुए दो भी देख लेते हैं। शेप टेस्ट। शेप टेस्ट में हम एग्रीगेट की शेप के बारे में बात करते हैं। शेप इलोंगेटेड या फ्लेकी नहीं होनी चाहिए, तो इसके लिए हम इलोंगेशन और फ्लेकी एग्रीगेट्स को अलग कर देते हैं। तो दिस इज शेप टेस्ट, बिल्कुल सही मैच किया गया है। रिंग एंड बॉल टेस्ट। रिंग एंड बॉल टेस्ट में क्या किया जाता था, एक रिंग के अंदर बिटुमिन फिल किया जाता था, फिर इसके ऊपर एक बॉल रख दी जाती थी, स्टील बॉल, और इसको एक बीकर में रख दिया जाता था। इस बीकर का टेम्परेचर इंक्रीज किया जाता था और देखा जाता था कि ये बॉल किस टेम्परेचर के ऊपर आके नीचे वाली प्लेट को टच कर जाएगी। तो इस प्रोसेस के थ्रू हम देखते थे कंसिस्टेंसी ऑफ बिटुमिन, बिटुमिन किस टेम्परेचर पे किस तरह की कंसिस्टेंसी देता है। तो यहां पे रिंग एंड बॉल टेस्ट कंसिस्टेंसी ऑफ बिटुमिन चेक करता है, बिल्कुल सही बात है। तो ये तीनों करेक्टली मैच्ड हैं, और इकलौता जो साउंडनेस टेस्ट है वो नॉट करेक्टली मैच्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन टॉक्स अबाउट द मॉडुलस ऑफ सबग्रेड रिएक्शन। कहां पढ़ा था मॉडुलस ऑफ सबग्रेड रिएक्शन? मॉडुलस ऑफ सबग्रेड रिएक्शन के वैल्यू हमने पढ़ी थी प्लेट फ्लूइड टेस्ट में। जब भी हम टेस्ट करते हैं, प्लेट लोड टेस्ट करते हैं, तो हम के वैल्यू निकालते हैं, जितना लोड ऊपर से लगा, जितना डिफॉर्मेशन आया। लोड की वैल्यू जो थी वो किलोग्राम पर एरिया, जिस एरिया के ऊपर वो लोड लगा, प्लेट के ऊपर लोड लगा रहे हैं, और डिफॉर्मेशन सेंटीमीटर में आप लिख सकते हैं। तो यूनिट आप देख लीजिए, किलोग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है, ध्यान रखनी है। जो डेल्टा होता है, डिफॉर्मेशन होता है, वो निकाला जाता है 0.125 सेंटीमीटर पे या फिर 1.25 mm के ऊपर। तो डिफॉर्मेशन 1.25 mm के ऊपर कितना लोड लगा है या कितना स्ट्रेस आपका प्लेट लोड टेस्ट में सबग्रेड ले पा रहा है, दैट इज नोन एज मॉडुलस ऑफ सबग्रेड रिएक्शन। क्वेश्चन में कहा जा रहा है मॉडुलस ऑफ सबग्रेड रिएक्शन मेजर्ड यूजिंग अ 30 सेंटीमीटर डायमीटर प्लेट। ठीक है, इट इज फाउंड टू बी 10 किलोग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, मॉडुलस ऑफ सबग्रेड फॉर स्टैंडर्ड प्लेट विल बी। अब देखिए इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है, आपको पहले तो पता होना चाहिए कि स्टैंडर्ड प्लेट प्लेट लोड टेस्ट में कौन सी काउंट होती है, और फिर इस स्टैंडर्ड प्लेट का और मॉडुलस ऑफ सबग्रेड रिएक्शन का क्या रिलेशन होता है। तो पहली बात, स्टैंडर्ड प्लेट जो हम यूज करते हैं दैट इज ऑफ 75 सेंटीमीटर डाया। 75 सेंटीमीटर की डाया स्टैंडर्ड प्लेट का होता है। तो हमारे पास में एक रिलेशन हमने देखा था, K1 A1 is equals to K2 A2, where K is modulus of subgrade reaction and A is dia of plate. डाया मान सकते हैं, रेडियस मान सकते हैं, इक्वेट कर रहे हैं क्योंकि। तो यहां पे K1 हमने मान लिया 75
जो आपका सेंटीमीटर डाया है वो, उस प्लेट के लिए के हम निकालना चाह रहे हैं। A1 की वैल्यू होगी 75, A2 की वैल्यू आपको गिवन है 10 और A2 की वैल्यू है आपके पास में 30 सेंटीमीटर। तो यहां से K75 निकाल सकते हैं, 10 मल्टीप्लाई बाय 30/75, वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो निकल के आता है 4। तो यहां से आपका ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। इस तरह के सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं 1 मार्क में, और हो सकता है इस तरह का आसान सवाल 2 मार्क में भी पूछ लिया जाए। तो आपको एक्टिवली इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फॉर 500 ग्राम ऑफ एग्रीगेट सैंपल, फ्लेकीनेस इंडेक्स इज 10% एंड इलोंगेशन इंडेक्स इज 20%। ठीक है, जनरली क्या होता है, फ्लेकीनेस इंडेक्स और इलोंगेशन इंडेक्स एक साथ में दिया जाता है। हो सकता है इस सवाल में आपसे ये अलग अलग देके ये भी पूछ ले कि एक साथ में वैल्यू कितनी है, वो भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। यहां से सवाल में पूछ रहा है टोटल यूजेबल अमाउंट ऑफ एग्रीगेट फ्रॉम दिस सैंपल इज, मतलब 500 ग्राम में से कितना सैंपल मैं आसानी से काम में ले सकता हूं, या अच्छा सैंपल कौन सा है। तो 500 ग्राम में से अगर फ्लेकीनेस इंडेक्स है 10%, इसका मतलब 10% एग्रीगेट जो है वो फ्लेकी है। ठीक है, बचे हुए का टेस्ट किया जाएगा इलोंगेशन पे, मतलब सारे के सारे 500 ग्राम को हम इलोंगेशन इंडेक्स में यूज नहीं कर लेंगे। हम जो फ्लेकी, सबसे पहले फ्लेकीनेस इंडेक्स निकाला जाता है, जो फ्लेकी पार्टिकल्स उनको डिस्कार्ड कर दिया जाएगा। बचे हुए पार्टिकल्स या एग्रीगेट्स हुए 450 ग्राम्स। इन 450 ग्राम्स में से 20% इलोंगेटेड है। कितने इलोंगेटेड हुए, 90 ग्राम्स इलोंगेटेड है। तो आप देख लीजिए 50 + 90 140 ग्राम्स तो एग्रीगेट काम के नहीं है। तो 500 में से आउट ऑफ 500 वी हैव 140 ग्राम्स विच आर नॉट यूजेबल, सो दिस इज 360 ग्राम्स ऑफ एग्रीगेट विच आर यूजेबल। दिस इज 360 ग्राम्स। ये आपका आंसर है। आप ध्यान से देखिए, अगर यहां टोटल ही ले लेते, 500 ही ले लेते, तो यहां 100 निकल के आता, यहां 150 हो जाता और आपका आंसर 350 निकल के आता, जो कि गलत है, लेकिन ऑप्शन में है। देखिए 140 भी ऑप्शन में है, देखिए यहां से 150 भी ऑप्शन में है। तो आप अगर एक जगह भी, एक स्टेप में भी थोड़ी सी भूल करते हैं, आपको लगा अच्छा इलोंगेटेड निकल के आ गया, ये आंसर होना चाहिए, ऑप्शन में है, आप फटाफट से टिक कर देंगे। तो ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा अटेंटिव रहना है जब भी हम ये इस तरह के क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ सीबीआर टेस्ट, सीबीआर टेस्ट कहां किया जाता था, सबग्रेड या बेस, सब बेस मटेरियल की सीबीआर वैल्यू निकालने के लिए किया जाता था। एक मशीन के ऊपर मोल्ड के अंदर मटेरियल फिल करके लोड लगाया जाता था और अलग अलग डिफॉर्मेशन वैल्यूज के ऊपर हम चेक करते थे कितना लोड वो मटेरियल ले रहा है। तो यहां पे लोड कॉरेस्पॉन्डिंग टू 2.5 mm एंड 5 mm सेटलमेंट इज 90 kg एंड 102 kg रिस्पेक्टिवली। पूछा गया है सीबीआर वैल्यू क्या होगी। हमें पता है कि सीबीआर वैल्यू निकालने के लिए हम इन दोनों वैल्यूज को चेक करते हैं। फॉर 25 mm, सॉरी 2.5 mm, we take this divide by, this is the deformation on the material at 25 mm settlement, divided by total load taken by standard aggregates for deformation of 2.5 mm। इसको डिवाइड करके वैल्यू निकालेंगे और 5 mm सेटलमेंट के लिए जो लोड आपका गिवन मटेरियल ले रहा है और जो आपका स्टैंडर्ड मटेरियल ले रहा था, इन दोनों का रेशो निकालेंगे। इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये वैल्यू निकल के आ रही है 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद में 6.56%, और ये वैल्यू निकल के आ रही है, साथ साथ सॉल्व करें आप, 4.96%। इन दोनों में से जो भी वैल्यू ज्यादा होती है उसको हम सीबीआर वैल्यू के नाम से जान लेते हैं। दिस इज सीबीआर वैल्यू।
तो ये सीबीआर वैल्यू है आपकी 6.6%। जनरली आपका 2.5 mm के लिए ही सीबीआर वैल्यू मैक्सिमम निकल के आती है, लेकिन बाय चांस किसी भी टेस्ट में अगर 5 mm के लिए सीबीआर वैल्यू ज्यादा निकल के आए तो आपको क्या करना है, टेस्ट को रिपीट करना है। और अगर टेस्ट रिजल्ट सेम रहते हैं तो आप 5 mm को यूज कर लेंगे एज योर सीबीआर वैल्यू, लेकिन जब 5 mm का आए तो जरूर से उसको रिपीट करके देखेंगे। तो दिस इज सीबीआर टेस्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन मार्शल स्पेसिमेन। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरह के सवाल आपके गेट एग्जामिनेशन में आते रहते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए थोड़ी सी चीजें हमें यहीं पे समझनी होंगी। हमारे पास में मार्शल स्पेसिमेन दिया हुआ है, प्रिपेयर्ड फॉर बिटुमिन कंक्रीट। हमें पता है मार्शल स्पेसिमेन क्यों बनाया जाता है। अगर हमें बाइंडर कंटेंट निकालना है तो उसको निकालने के लिए हम मार्शल टेस्ट करते हैं। बिटुमिन कंटेंट ऑफ 5% है बाय वेट इन द टोटल मिक्स। टोटल मिक्स का वेट जो भी होगा उसमें से 5% हमारा बिटुमिन है। थ्योरेटिकल एंड मेजर्ड यूनिट वेट ऑफ द मिक्स आर दीज। दिस इज थ्योरेटिकल, लिख लेते हैं GT स्पेसिफिक। अच्छा, मैं इसको स्पेसिफिक ग्रेविटी की टर्म में ही लिख लेता हूं डायरेक्ट, यूनिट वेट की जगह डिवाइड करते हैं। अगर आप 1 ग्राम पर सीसी यूनिट वेट ऑफ वाटर से, तो ये स्पेसिफिक ग्रेविटी हो जाएगी। तो मैं डायरेक्टली इसको लिख देता हूं 2.443 यूनिट वेट की जगह स्पेसिफिक ग्रेविटी, और स्पेसिफिक ग्रेविटी की यूनिट नहीं होती। सिमिलरली GM मेजर्ड यूनिट वेट को मैं लिख लेता हूं मेजर्ड स्पेसिफिक ग्रेविटी या बल्क स्पेसिफिक ग्रेविटी की टर्म में रिस्पेक्टिवली। द बिटुमिन हैज अ स्पेसिफिक ग्रेविटी। बिटुमिन की स्पेसिफिक ग्रेविटी भी गिवन है हमें, दिस इज 1.02। द परसेंटेज वॉइड्स इन मिनरल एग्रीगेट फिल्ड विद बिटुमिन। परसेंटेज वॉइड्स निकालने हैं जो कि फिल्ड है बिटुमिन से। सबसे पहले हम एयर वॉइड्स निकालते हैं। हमें पता है कैसे निकाल सकते हैं एयर वॉइड्स। एयर वॉइड का परसेंटेज निकालते हैं, सबसे आसान तरीका है, क्योंकि GM और GT दिया हुआ है। एयर वॉइड परसेंटेज निकाल लेते हैं। दिस इज 1 माइनस GM बाय GT इनटू 100, क्योंकि परसेंटेज निकाल रहे हैं। कैलकुलेट करेंगे, आप साथ में कैलकुलेट करें, वैल्यूज फिल करें इसमें। 1 माइनस 2.345 डिवाइड बाय 2.443। GT के अंदर एयर कंसिडर नहीं की है, लेकिन GM के अंदर एयर कंसिडर की है। एयर का वेट तो कंसिडर नहीं किया जा सकता, लेकिन एयर का वॉल्यूम कंसिडर किया है। वॉल्यूम आता है डिनोमिनेटर में, इस वजह से ये वैल्यू कम है, ये वैल्यू ज्यादा है। आपको मैं दिखाऊंगा हम डायरेक्टली कैसे परसेंटेज एयर या एयर का वॉल्यूम निकाल सकते हैं। दिस इज तो कैलकुलेट कर रहे हैं, मल्टीप्लाई बाय 100, तो वैल्यू निकल के आ रही है 4.01%। इतना परसेंट हमारे पास में एयर वॉइड है। जो भी वॉल्यूम होगा उस वॉल्यूम का 4.01% एयर वॉइड का वॉल्यूम है। ठीक है, तो हमारे पास में अज्यूम करते हैं हम, अजम्पशन, क्योंकि वॉल्यूम की बात हो रही है, यहां भी हमें परसेंटेज वॉल्यूम निकालना है वॉइड्स का, तो हम अज्यूम करते हैं वेट ऑफ मिक्स 100 ग्राम्स। हम कुछ भी अज्यूम कर सकते हैं, लेकिन 100 ग्राम्स कैलकुलेशन में आसानी करता है। 100 ले सकते हैं, 1000 ले सकते हैं। जनरली मिक्स का जो हम सैंपल लेते हैं वो 1200 ग्राम्स का लेते हैं, तो 1200 ले सकते हैं। आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं, इसको 1 ग्राम भी ले सकते हैं। तो आपने कैलकुलेशन के लिए इसको ले लिया 100 ग्राम्स। वैल्यू फाइनल चाहिए परसेंटेज में, तो यहां पे कोई इंपैक्ट नहीं आने वाला। अगर मेरे पास में ये वजन है तो वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ मिक्स। इस वॉल्यूम में हमें क्योंकि एयर वॉइड्स और वॉइड्स निकालने हैं, तो हम वॉइड्स कंसिडर करेंगे। 100 डिवाइड बाय द स्पेसिफिक ग्रेविटी, हमारे पास में आ जाएगा वॉल्यूम। वॉल्यूम निकल के आ रहा है 42.64 सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारा वॉल्यूम निकल के आया। मैं यहां पे इस वॉल्यूम में से वॉल्यूम ऑफ एयर निकाल लेता हूं। मुझे पता है इसका 4.01% वॉल्यूम ऑफ एयर होगा,
तो वॉल्यूम ऑफ एयर इन मिक्स, मिक्स में वॉल्यूम ऑफ एयर क्या होगा, वी ए का परसेंटेज देखना चाह रहे हैं, वो होगा 4.01 बाय 100, इतना परसेंट 42.64 का। तो क्या निकल के आई वैल्यू, 1.71 सेंटीमीटर क्यूब। इतना आपके पास में एयर वॉइड्स अवेलेबल है। आपको क्या चाहिए, टोटल वॉइड्स में से एयर वॉइड कितना है और बिटुमिन का वॉइड कितना है। इस वैल्यू को ध्यान से देखें आप, मैं थोड़ा सा कलर चेंज करके आप कुछ चीजें दिखाना चाह रहा हूं। इस वैल्यू को आप ध्यान से देखें, यह है एयर वॉइड। इस वॉल्यूम में एयर वॉइड कंसिडर किया गया है। अगर मैं वॉल्यूम निकालता यूजिंग स्पेसिफिक ग्रेविटी और थ्योरेटिकल स्पेसिफिक ग्रेविटी या स्पेसिफिक ग्रेविटी विदाउट कंसिडरिंग द एयर, तो देखें कितनी वैल्यू निकल के आती। वैल्यू निकल के आ रही है 40.93 सेंटीमीटर क्यूब। अगर एयर वॉइड है तो वॉल्यूम इतना है, अगर एयर वॉइड नहीं है तो वॉल्यूम इतना है। तो मतलब इन दोनों का डिफरेंस एयर वॉइड के बराबर होना चाहिए। कैलकुलेट करके देखें क्या डिफरेंस एयर वॉइड के बराबर आ रहा है। कमेंट सेक्शन में लिखिए क्या एयर वॉइड का डिफरेंस इन दोनों के, जो एयर वॉइड का वॉल्यूम इन दोनों के डिफरेंस के बराबर आ रहा है। यहां से हमारे पास में ये एयर वॉइड कंटेंट आ गया। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कि बिटुमिन कितना है। अगर हमें पता चल जाए कि बिटुमिन कितना है तो हम इन दोनों को जोड़ देंगे, एयर वॉइड का कंटेंट और बिटुमिन का कंटेंट आपस में जोड़ दिया तो हमारे पास में टोटल वॉल्यूम आ गया। तो वॉल्यूम ऑफ बिटुमिन कैसे निकालेंगे, वेट ऑफ बिटुमिन डिवाइड बाय स्पेसिफिक ग्रेविटी जी, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ बिटुमिन। तो यहां पे हम देख सकते हैं कि वेट ऑफ बिटुमिन, बिटुमिन 5% है बाय वेट टोटल मिक्स के। टोटल मिक्स का वेट है 100 ग्राम्स, 100 ग्राम्स का 5% हो गया 5/100 इंटू 100, ये तो वेट हो गया आपका ग्राम्स में बिटुमिन का। डिवाइड कर देते थे स्पेसिफिक ग्रेविटी से 1.02, इतना वॉल्यूम अवेलेबल है आपका इस मिक्स के अंदर बिटुमिन का। कितना वॉल्यूम है, 4.90 सेंटीमीटर क्यूब, इतना वॉल्यूम अवेलेबल। हवा 1.71, बिटुमिन 4.79, तो हम निकाल सकते हैं परसेंटेज बिटुमिन कंटेंट, बी का परसेंट निकाल सकते हैं। कैसे, बी वॉल्यूम ऑफ बिटुमिन, दिस इज वी वॉल्यूम ऑफ बिटुमिन डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम में टोटल वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स वी और वी ए इज एयर, बी इज बिटुमिन का परसेंटेज निकाल लेते हैं। तो कितना है 4.90 डिवाइड बाय 4.90 प्लस 1.71 इंटू 100। कैलकुलेट करें और आंसर निकालें। कैलकुलेट करते हैं 4.90 डिवाइड बाय 4.90 प्लस 1.71 मल्टीप्लाई बाय 100, आंसर निकल के आ रहा है आपका 74.25 सेंटीमीटर, सॉरी इट इज इन परसेंटेज नॉट इन सेंटीमीटर, तो ये परसेंटेज में है आपका। दिस इज योर आंसर। तो आंसर यहां से मैच कर रहा है हमारे फोर्थ ऑप्शन के साथ में, तो हमारा फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा। इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से आप पढ़ें, ऐसे क्वेश्चन बार बार हम देखते हैं, कभी गेट एग्जामिनेशंस में, कभी किसी और एग्जामिनेशन में, ईएस के एग्जामिनेशन में भी इस तरह का सवाल पूछा जा सकता है, क्योंकि कैलकुलेशन बहुत ज्यादा टीडियस नहीं है, लमसम आंसर आप निकाल सकते हैं। तो इंजीनियरिंग सर्विसेज में भी आ सकता है, गेट के एग्जामिनेशन भी आ सकता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, आपके पास में लिस्ट दी गई है, लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। लिस्ट 1 के अंदर टाइप ऑफ बाइंडर दिए गए हैं आपको, और लिस्ट 2 के अंदर उन बाइंडर का यूसेज दिया गया है। तो एक एक करके बाइंडर को देखते हैं और उसके यूसेज को देखते हैं और फिर कनेक्ट करते हैं चीजों को।
लिस्ट वन में सबसे पहला है 80-100 पेनिट्रेशन ग्रेड बिटुमिन। अभी हमने देखा था पेनिट्रेशन ग्रेड किस तरह से मेजर किया जाता है। तो एक बिटुमिन है ये, ठीक है। इस बिटुमिन को यूज करना हमें कहाँ यूज कर सकते हैं? क्या मस्टिक एसफॉल्ट में यूज कर सकते हैं? मस्टिक एसफॉल्ट हमने सुना था जब ब्लोन ऑफ बिटुमिन के बारे में पढ़ रहे थे कि मस्टिक एसफॉल्ट बहुत स्टिफ क्वालिटी का एसफॉल्ट होता है, जिसको फाइन्स के साथ मिक्स करके हम ऐसी जगह, क्यूब्स में आपने देखा होगा सड़कों पे लेयर्स बिटुमिन की बिछी हुई होती है, ये क्यूब्स जो लेयर्स की फॉर्म में बिछे हैं, ये मस्टिक एसफॉल्ट या ब्लोन ऑफ एसफॉल्ट हैं। तो ब्लोन ऑफ एसफॉल्ट, मस्टिक एसफॉल्ट जो आपका सेकंड ऑप्शन है, ये मस्टिक एसफॉल्ट में काम आते हैं। तो ये तो हमारा एक मिल गया। ये कहाँ काम आएंगे? जहां पे आप एक्सेलरेशन और डी एक्सेलरेशन करते हैं। देखेंगे आप इंपॉर्टेंट जो इंटरसेक्शंस हैं, वहां पे रेड लाइट ग्रीन लाइट जहां लगी हुई है, सिग्नलाइज इंटरसेक्शन है, वहां पे आप मस्टिक एसफॉल्ट की लेयर देखेंगे। सेकेंडली, जहां भी आप डी एक्सेलरेट करते हैं ब्रिज के नीचे उतरते समय या फिर ब्रिज पर चढ़ते समय, जहां पे एक्सेलरेशन होता है, डी एक्सेलरेशन होता है, वहां आप मस्टिक एसफॉल्ट यूज करते हैं। आप देखेंगे इन लेयर्स के बीच में कुछ छोटे छोटे या कंपैरेटिवली बड़े एग्रीगेट लगाए जाते हैं। इस तरह का आपने पेमेंट जरूर देखा होगा, इसको कहते हैं हम मस्टिक एसफॉल्ट। ठीक है, मस्टिक एसफॉल्ट आपका काम आ गया, ब्लोन ऑफ बिटुमिन काम आ गया मस्टिक एसफॉल्ट में। फिर कोल्ड, यहां पे देखते हैं कटबैक। कटबैक क्या होता है? कटबैक आपका एक लिक्विड है जिसको हम यूज करने वाले हैं सड़क के अंदर, जिसके अंदर हमने मिक्स किया है। आपने इमल्शन और कटबैक देखा होगा, आपने मिक्स किया था कटबैक के अंदर वॉलेटाइल सब्सटेंस। जब वॉलेटाइल सब्सटेंस आपने मिक्स किया तो इसकी विस्कोसिटी कम हो गई। विस्कोसिटी कम होने के साथ में आप इसको कहीं भी लेयर बिछाने के काम में ले सकते हैं। विस्कोसिटी कम हो गई तो आप इस कटबैक को यूज कर सकते हैं सरफेस ड्रेसिंग के अंदर में, जहां भी सरफेस आपको बिछानी है, या फिर जहां भी आपको एक पतली लेयर बिछानी है बिटुमिन की, वहां पे आप इसको काम में ले सकते हैं। तो कटबैक्स कैन बी यूज्ड इन प्राइम कोट। प्राइम कोट क्या है? ऐसे कोट जो आपकी नॉन बिटुमिनस लेयर को बिटुमिनस लेयर से जोड़ने का काम करते हैं। बिटुमिनस लेयर के ऊपर, सॉरी, नॉन बिटुमिनस लेयर के ऊपर एक कोट बिछाया जाता है, एक लेयर बिछाई जाती है पतले बिटुमिन की, जो कनेक्ट करती है बिटुमिन को और नई लेयर को, या बिटुमिनस लेयर को और नॉन बिटुमिनस लेयर को। तो यहां से ये आपका हो गया रोड टार। रोड टार को हम बिटुमिनस रोड में तो काम में नहीं ले सकते क्योंकि टार है, तो इसको हम यूज करते हैं ग्राउटिंग वर्क्स के अंदर। आपके पास दो ऑप्शन थे, बिटुमिनस रोड एंड ग्राउटिंग वर्क्स, तो यहां पे आप यूज कर सकते हैं इसको ग्राउटिंग वर्क में। एक ऑप्शन बचता है 80-100 पेनिट्रेशन ग्रेड बिटुमिन, इसको आप बिटुमिनस रोड में यूज कर सकते हैं। तो दिस इज हाउ यू कैन मैच द बाइंडर्स विद इट्स यूसेज। आपको सिलेक्ट एंड एलिमिनेट करना होगा, क्योंकि आपको हर बाइंडर के बारे में नहीं पता है। किसी भी सवाल को देखें तो ध्यान से देखें कि उसके बाकी ऑप्शंस किस तरह से रिलेट कर रहे हैं लिस्ट 2 के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ बिटुमिनस मिक्स द कोर्स एग्रीगेट, द फाइन एग्रीगेट, फिलर एंड बिटुमिन, ये चार मटेरियल डाले हैं, एयर की बात नहीं की गई है। बिटुमिन हैव स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ दिस, ये आपकी स्पेसिफिक ग्रेविटी है रिस्पेक्टिवली, आर मिक्स्ड इन अ रेशो। अच्छा, ये रेशो भी दिया हुआ है आपको, कोर्स एग्रीगेट का, फाइन एग्रीगेट का, फिलर का और बिटुमिन का, इन सब का रेशो भी दिया हुआ है बाय वेट। इफ बल्क स्पेसिफिक ग्रेविटी इज 2.2, आपको जीएम की वैल्यू दे रखी है, देन द परसेंटेज ऑफ एयर वॉइड्स विल बी। अच्छा, परसेंटेज ऑफ एयर वॉइड्स हमने निकाला था, परसेंटेज ऑफ एयर वॉइड इज इक्वल्स टू 1 माइनस जीएम बाय जीटी इंटू 100। यहां से हमने परसेंटेज ऑफ एयर वॉइड्स कैलकुलेट किया था। यहां पे जीएम की वैल्यू तो दी हुई है, लेकिन जीटी को हमें निकालना पड़ेगा जो हमें वैल्यूज दी हैं। देखते हैं जीटी कैसे निकालते थे। थ्योरेटिकल स्पेसिफिक ग्रेविटी विदाउट कंसिडरेशन ऑफ एयर, टोटल वेट ऑफ मटेरियल W1, W2, W3 एंड W4, ये टोटल वेट ऑफ मटेरियल था। ये आप निकाल, इसको डिवाइड कर देंगे अगर टोटल वॉल्यूम से, वॉल्यूम 1,
वॉल्यूम ऑफ 2, वॉल्यूम ऑफ 3, सॉरी दिस इज वॉल्यूम ऑफ 3 प्लस वॉल्यूम ऑफ 4। तो ये आपका स्पेसिफिक ग्रेविटी थ्योरेटिकल निकल जाएगा। लेकिन वॉल्यूम की टर्म नहीं है, हमें पता है वॉल्यूम इज इक्वल्स टू वेट डिवाइड बाय स्पेसिफिक ग्रेविटी, क्योंकि यूनिट वेट वाटर का आपको पता है, तो आप इसको यूज कर सकते हैं। तो यहां से हम लिख सकते हैं W1 प्लस W2 प्लस W3 प्लस W4 डिवाइडेड बाय W1 बाय G1 प्लस W2 बाय G2 प्लस W3 बाय G3 प्लस W4 बाय G4। ये ऐसे आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अब वेट भी नहीं दिया है, वेट का रेशो दिया है, तो आप देखें इस सभी का सम हम मान लेते हैं टोटल वेट टू बी 100 W। तो आपके पास में 100 W में से 55 W हो जाएगा आपका कोर्स एग्रीगेट, प्लस 30 टाइम्स W हो जाएगा आपका फाइन एग्रीगेट, प्लस 8 टाइम W हो जाएगा आपका फिलर मटेरियल, प्लस 7 टाइम्स हो जाएगा आपका जो बिटुमिन है वो। इन सबको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 100 W। परसेंटेज को देख लें ऐड करके, ये 100 W के बराबर है या नहीं है, और जितना भी हो आप उसके बराबर लिख सकते हैं। तो यहां पे हम W की जगह लिखेंगे ये वैल्यूज 1 2 3 4 में, और स्पेसिफिक ग्रेविटी की एज इट इज वैल्यूज हमारे पास अवेलेबल हैं। तो हम लिखते हैं यहाँ पे W1 इज 55 W प्लस 30 W प्लस 8 W प्लस 7 W डिवाइड बाय W1 by G1 is 2.6 plus W2 by G2 is 2.8 plus W3 by G3 that is 2.9 plus W4 that is 7W divided by 1.1. So this is your GT. W कॉमन निकाल कैंसिल आउट कर देंगे, बचेगा 100 divided by the values. Let us calculate 55 divided by 2.6 plus 30 divided by 2.8 plus 8 divided by 2.9 plus 7 divided by 1.1। तो ये निकल के आता है 40.99। ये निकल के आता है 40.99। अगर 100 को डिवाइड कर दें 40.99 से तो स्पेसिफिक ग्रेविटी, थ्योरेटिकल स्पेसिफिक ग्रेविटी कम्स आउट टू बी 2.3 इसको लिख देते हैं 439। ये आपके पास थ्योरेटिकल स्पेसिफिक ग्रेविटी आ गई। आपके पास बल्क स्पेसिफिक ग्रेविटी थी, आप यहां से VA परसेंट निकाल सकते हैं। 1 माइनस 2.2 डिवाइड बाय 2.439 इंटू 100। कैलकुलेट करें इसको जरा। 2.2 डिवाइड बाय 2.439, आपके पास जो रिजल्ट निकल के आ रहा है दैट इज 9.82%। यह सॉल्यूशन हमारा ऑप्शन 1 से मैच कर रहा है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 9.8%। तो इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी को, और स्पेसिफिक ग्रेविटी, थ्योरेटिकल स्पेसिफिक ग्रेविटी की हेल्प से आप कैलकुलेट कर लेंगे जो भी आपके पास में पूछा गया है परसेंटेज एयरवर्ड्स को। तो यहां तक का सवाल ये आप कर सकते हैं बहुत आसानी से, बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। अगले सवाल को देखते हैं। द मार्शल मेथड इज यूज्ड फॉर डिजाइनिंग अ बिटुमिनस कंक्रीट मिक्स कंटेनिंग अ बिटुमिन कंटेंट ऑफ 5% बाय वेट। ये तो बिल्कुल पीछे वाले सवाल के जैसा लग रहा है। 5% बाय वेट बिटुमिन कंटेंट है। थ्योरेटिकल बिल्कुल वही सवाल है, थ्योरेटिकल एंड बल्क यूनिट वेट दिया गया है आपको। तो बिटुमिन हैज स्पेसिफिक ग्रेविटी, बिटुमिन की स्पेसिफिक ग्रेविटी दी गई है। पूछा गया है परसेंटेज वॉइड्स इन मिनरल एग्रीगेट फिल्ड विद बिटुमिन। बिल्कुल सेम सवाल है जो हमने अभी सॉल्व किया है, ये वाला सवाल है। तो आप अपनी तरफ से कोशिश करेंगे इस सवाल को सॉल्व करने की। जो भी आंसर निकल के आता है इसका, आप कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन 10 का आंसर बताएंगे। ध्यान से इस क्वेश्चन को सॉल्व करें और आंसर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कुछ देखा देखा सा क्वेश्चन है। पेवमेंट में हमने पढ़ा था कि जब रिजिड पेवमेंट होता है तो कुछ इस तरह के स्ट्रेसेस, फ्रिक्शनल, वार्पिंग और लोड स्ट्रेस आते हैं। चलिए क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं। ड्यूरिंग विंटर सीजन, सर्दी के समय पे, द क्रिटिकल कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेसेस एट
एज विल बी। आपको पता है 3 क्रिटिकल लोकेशन होती है जहां पे हम स्टडी करते हैं। वन इज इंटरमीडिएट लोकेशन, अनदर वन इज एज, एंड फाइनली द कॉर्नर। अगर एज को स्टडी करें तो एज के ऊपर एक एक करके लोड देखते हैं हम। जो लोड है एज के ऊपर आता है, तो ये जो एज है ये कुछ इस तरह से बेंड होती है। क्यों होती है? बिकॉज ऑफ कंप्रेसिव स्ट्रेसेस एट द टॉप एंड टेंसाइल स्ट्रेसेस एट द बॉटम। जब लोड ऊपर से आएगा तो ऊपर कंप्रेसिव स्ट्रेसेस आएगा इस स्लैब के अंदर, और नीचे आएगा टेंसाइल स्ट्रेस, बिकॉज यहां पे एक्सटेंड कर रही है। तो इस तरह से कंप्रेसिव और टेंसाइल स्ट्रेस का कॉम्बिनेशन बिकॉज ऑफ लोड स्ट्रेस रहेगा। तो लोड स्ट्रेस का हम लिख लेते हैं अरेंजमेंट, लोड स्ट्रेस, कंप्रेशन एट द टॉप, टेंशन एट द बॉटम। वार्पिंग स्ट्रेस क्या होता है? वार्पिंग स्ट्रेस बिकॉज ऑफ डेली वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर, बिकॉज ऑफ टेम्परेचर ग्रेडियंट, ये स्ट्रेस आता है। तो डे टाइम पे जब सूरज निकला हो तो इस समय पे जो आपकी स्लैब है, ये सूरज की जो रेज हैं ये आपकी स्लैब की टॉप सरफेस को गर्म करती हैं। जो बॉटम सरफेस है वो कंपैरेटिवली लेस टेम्परेचर रखती हैं। तो मतलब यहां पे टेम्परेचर ग्रेडियंट बनता है, ऊपर टेम्परेचर ज्यादा, नीचे टेम्परेचर कम। तो इस टेम्परेचर ग्रेडियंट की वजह से आपकी जो स्लैब है ये वार्प करती है कुछ इस तरह से, ऊपर से ज्यादा एक्सपेंड हो रही, नीचे से कम एक्सपेंड हो रही है, तो ऊपर की तरफ कॉन्वेक्स हो जा रही है। अब इस पोजीशन को अगर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती तो यहां पे किसी भी तरह का स्ट्रेस जनरेट नहीं होता। लेकिन इस अरेंजमेंट को जो वेट है इस स्लैब का वो रिस्ट्रिक्ट करता है। इसको रिस्ट्रिक्ट करने की वजह से जो एक्सपेंड हुआ है उसको तो कॉन्ट्रैक्ट करने की कोशिश की जाती है, तो यहां तो आता है कंप्रेशन, और जो नीचे है उसको खींचने की कोशिश की जा सकती है ताकि स्लैब को अपनी ओरिजिनल शेप में लाया जा सके, तो नीचे आता है टेंशन। तो वार्पिंग स्ट्रेस इन डे हैज टेंशन एट द बॉटम एंड कंप्रेशन एट द टॉप। सिमिलरली अगर नाइट की बात करें, अगर रात की बात करें, तो रात की बात करने पे ये जो स्लैब है, रात में टेम्परेचर ग्रेडियंट कुछ इस तरह से होता है कि बॉटम के ऊपर आपका जो टेम्परेचर है वो कंपैरेटिवली टॉप के कंपैरिजन में हायर रहता है। हायर टेम्परेचर होने की वजह से जो बॉटम है वो एक्सपेंड होगा, तो बीम कुछ इस तरह से वार्प होगी जिसमें आपका जो बॉटम है वो ज्यादा एक्सपेंड होगा और टॉप जो है वो कम एक्सपेंड होगा। इस वजह से बीम कॉन्वेक्स होगी डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो ये जो वेट है ये इसको रिस्ट्रिक्ट करने की कोशिश करेगा। जब इसने रिस्ट्रिक्ट किया तो जो आउटर एज है उसके ऊपर तो आएगा कंप्रेशन। आउटर मतलब जो भी ज्यादा कॉन्वेक्स्ड है, ज्यादा एक्सपेंडेड है, उसको कॉन्ट्रैक्ट करने की कोशिश की जाएगी, तो ये होगा कंप्रेशन। और जो दूसरी वाली एज है वो होगी टेंशन। तो एट नाइट वी हैव टेंशन एट टॉप एंड कंप्रेशन एट बॉटम। ठीक है। फाइनल स्ट्रेस फ्रिक्शनल स्ट्रेस होता है। फ्रिक्शनल स्ट्रेस इन विंटर, सर्दियों में क्या होता है? सर्दियों में इस बीम के अंदर कॉन्ट्रैक्शन होने लगता है। कॉन्ट्रैक्शन क्यों? बिकॉज सर्दियों में कॉन्ट्रैक्ट होती है चीजें, गर्मियों में एक्सपेंड होती है, तो सर्दियों में कॉन्ट्रैक्ट होने लगती है। लेकिन जो बॉटम में मटेरियल है वो इसको फ्रिक्शनल फोर्स के थ्रू टेंशन में रखता है ताकि ये कॉन्ट्रैक्ट ना हो। तो बॉटम में या पूरी स्लैब को आप कह सकते हैं कि पूरी की पूरी स्लैब टेंशन में रहती है इन विंटर्स ड्यू टू फ्रिक्शनल स्ट्रेसेस। तो यहां पे आपके पास में क्रिटिकल कॉम्बिनेशन क्या है? टेंशन। भाई कंक्रीट है, कंक्रीट तो टेंशन में फेल होती है, तो टेंशन कहां कहां है? बॉटम में टेंशन है, यहां बॉटम में टेंशन है, यहां पूरी स्लैब में टेंशन है। तो ऑन अ मिड डे
in winters, critical combination is tension at the bottom plus tension due to warping at the bottom plus tension due to frictional stresses. तो ये आपके तीनों स्ट्रेसेस ऐड अप हो जाएंगे तो ये क्रिटिकल कॉम्बिनेशन हो जाएगा। तो यहां पे देखिए तीनों स्ट्रेसेस कहां ऐड अप हो रहे हैं, यहां तो तीसरा स्ट्रेस है ही नहीं जो कि अवेलेबल है। ये कंडीशन कॉर्नर के लिए सुटेबल है, कॉर्नर पे फ्रिक्शनल स्ट्रेस कंसिडर नहीं किया जाता या बहुत नेग्लिजिबल होता है। तो यहां पे ये जो सेकंड ऑप्शन है ये हमें सबसे करेक्ट लग रहा है। ध्यान से देखें, वापस जाके एक बार स्ट्रेसेस को पढ़ें, आपको बहुत आराम से क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द स्पेसिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट। कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट आपको पता है दिए जाते हैं, एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट इन सेंटीमीटर ऑफ अ प्लेन सीमेंट कंक्रीट पेवमेंट। एक प्लेन सीमेंट कंक्रीट पेवमेंट है, पीसीसी पेवमेंट है, मतलब उसके अंदर स्टील नहीं लगाया गया है। हैविंग यूनिट वेट ऑफ 24 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। इस पीसीसी पेवमेंट का जो वेट है दैट इज 24 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब है। एंड अलाउबल टेंसाइल स्ट्रेसेस इन कंक्रीट इज 6 किलो न्यूटन, सॉरी 6 किलो पास्कल। ठीक है, अब आप देखिए ये जो आपका कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट है क्यों लगाया जाता है। यहां पे क्या है, ये कंटिन्यूअस बीम है मान लेते हैं, सर्दी के समय पे क्या होगा, ये बीम कॉन्ट्रैक्ट होना स्टार्ट होगी। मतलब मान लेते हैं कि यहां से ये कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, ये मटेरियल आपस में एक दूसरे की तरफ बढ़ रहा है। हमें ये पता होना चाहिए कि कौन सी ऐसी प्रोबेबल लोकेशन है जहां पे क्रैक बन सकता है, क्योंकि पूरी की पूरी बीम किसी एक लोकेशन, बहुत बड़ी बीम है तो कॉन्ट्रैक्ट होगी तो कुछ कुछ मटेरियल आपस में कॉन्ट्रैक्ट होगा, तो जहां जहां कॉन्ट्रैक्शन होगी वहां वहां क्रैक्स बन सकते हैं। तो हम इन क्रैक्स को पहले से ही थोड़ा सा एक प्रोपोगेट करके लोकेशन प्रोवाइड कर देते हैं ताकि जब भी कॉन्ट्रैक्शन हो उसके पास क्रैक यहीं से हो, कहीं इधर उधर से ना हो। तो इसलिए इसको कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट कहा जाता है। अब ये क्रैक्स जो हैं ये डेवलप होते हैं बिकॉज ऑफ टेंसाइल फेलियर ऑफ योर पेमेंट। टेंसाइल फेलियर यहां हो रहा है, इसको रिस्ट्रिक्ट कौन कर रहा है, इसको रिस्ट्रिक्ट कर रहा है आपका जो फ्रिक्शन लग रहा है स्लैब के ऊपर। तो हाफ ऑफ द स्लैब अगर हम देखें तो इस तरफ मूव कर रही है कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए, हाफ ऑफ द स्लैब इस तरफ मूव कर रही है कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए। तो हाफ ऑफ द फ्रिक्शन इस कॉन्ट्रैक्शन को स्टॉप कर रहा है, रेजिस्ट कर रहा है, और हाफ ऑफ द फ्रिक्शन इस कॉन्ट्रैक्ट को, इस कॉन्ट्रैक्शन को रेजिस्ट कर रहा है। तो हाफ लेंथ इन्वॉल्व है फ्रिक्शन के अंदर। यहां पे टेंशन फोर्स और ये फ्रिक्शन फोर्स जब इक्विवेलेंट हो जाएगी तो यहां पे क्रैक डेवलप हो जाएगा। तो टेंशन फोर्स इस एरिया पे लग रही है, अगर हम बीम को देखें, सॉरी इट इज नॉट अ बीम, अगर हम स्लैब को देखें तो हम जहां भी ये कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट देते हैं, ये प्रपोज्ड कॉन्ट्रैक्शन मानते हैं यहां से होगा। तो इस एरिया के ऊपर, ये आपका एरिया है जिसके ऊपर आपका टेंशन एप्लीकेबल है, इस एरिया के ऊपर टेंशन की वजह से फेलियर होगा। तो हम क्या कहते हैं, अगर इस एरिया के ऊपर सिग्मा जो कि आपका टेंसाइल है, कंक्रीट के ऊपर टेंसाइल अलाउबल टेंसाइल स्ट्रेसेस हैं, इससे ज्यादा स्ट्रेस नहीं ले सकते, इतना एरिया के ऊपर लगते हैं, मतलब इतना फोर्स किसके इक्विवेलेंट हो जाए, फ्रिक्शन फोर्स के इक्विवेलेंट हो जाए। फ्रिक्शन फोर्स मतलब फ्रिक्शन कोफिशिएंट इनटू वेट ऑफ दिस मटेरियल। कितना मटेरियल है ये, L/2 लेंथ के आसपास लेंथ मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम बनाने के लिए हमें क्या करना है, लेंथ और ये एरिया मल्टीप्लाई कर दूं तो ये वॉल्यूम हो गया, मल्टीप्लाई बाय यूनिट वेट ऑफ कंक्रीट। तो अगर हम इसको कंपेयर करें तो हमारे पास में कितनी लेंथ चाहिए वो हमें मिल जाएगी, कितनी लेंथ तक ये सस्टेन करेगा। तो हम यहां से इस इक्वेशन में से वैल्यूज पुट करके लेंथ निकाल लेते हैं। ये एरिया से एरिया कैंसिल हो जाएगा, एल की वैल्यू निकालनी है हमें, एल हो जाएगा 2 सिग्मा सी टी बाय एफ गामा कंक्रीट।
वैल्यूज पुट करते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 16 डिवाइड बाय फ्रिक्शन वैल्यू दी हुई है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 1.5, याद रखिएगा इसको। एंड गामा कंक्रीट की वैल्यू आपके पास में है 24 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। ये यूनिट केपीए क्या होती है? पास्कल मतलब होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। किलो पास्कल, केपीए हो जाता है किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अगर मेगा पास्कल लिखते हैं तो आप इसको मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी लिख सकते हैं। साथ के साथ में आप इसको मेगा मतलब 10⁶ न्यूटन, और मीटर स्क्वायर है, इसको अगर आप कन्वर्ट करें mm स्क्वायर में तो ये भी हो जाएगा 10⁶। तो यहां से कैंसिल आउट करके MPa को लिख सकते हैं न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो ये यूनिट्स को ध्यान रखिएगा। इसको कैंसिल आउट करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 16 डिवाइड बाय 1.5 डिवाइड बाय 24, वैल्यू निकल के आ रही है 0.88 मीटर्स में, क्योंकि सब चीजें हमारे पास में मीटर्स में है, लेकिन मांगा क्या है? सेंटीमीटर में। गेट के क्वेश्चन में खास तौर पे ध्यान रखिएगा, जब भी इस तरह के सवाल आते हैं जिसमें आपको आंसर फिल करना होता है, तो उसमें आपको यूनिट्स का बहुत खास ध्यान रखना है। इसका आंसर जो फिल करेंगे आप वो होगा 88.8 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर होना चाहिए। क्वेश्चन को ध्यान से देखें और फिर इसको पढ़ के आगे बढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ फिलर मटेरियल इज यूज्ड इन द गैप। फिलर मटेरियल यूज किया जा रहा है गैप में 2.5 सेंटीमीटर गैप ऑफ एक्सपेंशन जॉइंट। अच्छा, एक्सपेंशन जॉइंट जो हमने दिया है उसके बीच में 2.5 सेंटीमीटर गैप है जिसके अंदर फिलर मटेरियल फिल किया गया है। इफ देयर इज टेम्परेचर राइज ऑफ 10 डिग्री सेल्सियस, इस एरिया में टेम्परेचर राइज होता है 10 डिग्री सेल्सियस का, देन व्हाट शुड बी द स्पेसिंग बिटवीन द एक्सपेंशन जॉइंट। पिछले क्वेश्चन में हमने कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट के बीच में स्पेसिंग निकाली थी, यहां पे हम एक्सपेंशन जॉइंट के बीच में स्पेसिंग निकालेंगे मीटर्स में। देखते हैं, अगर ये हमारी स्लैब है, ये हमारी दूसरी स्लैब है, यहां हमारी एक और स्लैब है, तो ये कंटिन्यूटी बनी हुई है स्लैब्स में। ये गैप छोड़ा जाता है स्लैब्स के बीच में कि अगर एक्सपेंड हो, मान लेते हैं डेल्टा गैप छोड़ा, अगर ये एक्सपेंड हो तो इस एक्सपेंशन के लिए ये डेल्टा गैप छोड़ा जाता है, अलाउ किया जाता है इस स्लैब को इधर की तरफ एक्सपेंड हो ये डेल्टा बाय 4 से, और ये स्लैब एक्सपेंड हो इधर की तरफ डेल्टा बाय 4 से, ताकि अब हम भाई आधा आधा तो नहीं दे सकते कि डेल्टा बाय 2 ये वाली स्लैब एक्सपेंड हो जाए और डेल्टा बाय 2 ये वाली स्लैब एक्सपेंड हो जाए। इससे क्या होगा, जो बीच में फिलर मटेरियल भरा हुआ है हमने वो निकल के बाहर आ जाएगा। ऐसा तो कोई मटेरियल बना ही नहीं है ना जो बिल्कुल जीरो वॉल्यूम हो जाए, फिर वॉल्यूम अपने अकॉर्डिंग जब ये कॉन्ट्रैक्ट हो अपने अकॉर्डिंग बढ़ा ले, नहीं, कंप्रेस हो सकता है, इंक्रीज हो सकता है। तो हम डेल्टा बाय 2 स्पेस तो मटेरियल के लिए छोड़ देते हैं, बचा हुआ डेल्टा बाय 2 स्पेस अलाउ करते हैं इनको एक्सपेंड होना या कॉन्ट्रैक्ट होना। तो यहां से हाफ ऑफ द स्लैब इस तरफ एक्सपेंड होती है और हाफ ऑफ द स्लैब इस तरफ एक्सपेंड होती है। तो मानते हैं ये जो हाफ लेंथ है ये डेल्टा बाय 4 एक्सपेंशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। मतलब अगर यहां पे 2.5 सेंटीमीटर का गैप दिया, दिस इज इक्वल्स टू डेल्टा, तो हमारा डेल्टा बाय 4 किसके बराबर होगा? इस लेंथ में टेम्परेचर की वजह से जो एक्सपेंशन होगा उसकी वजह से। ये लेंथ कितनी है? L/2। टेम्परेचर की वजह से एक्सपेंशन क्या होता है? थर्मल एक्सपेंशन कोफिशिएंट अल्फा मल्टीप्लाई बाय राइज इन टेम्परेचर। फटाफट से कैलकुलेट करेंगे और L की वैल्यू निकाल लेंगे। ये L ही तो है टोटल लेंथ ऑफ योर स्लैब एक्सपेंशन जॉइंट्स के बीच में। निकाले फटाफट से, 2.5 बाय 4 इज इक्वल्स टू L/2 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻5 एक्सपेंशन कोफिशिएंट, थर्मल एक्सपेंशन कोफिशिएंट फॉर कंक्रीट। टेम्परेचर राइज हुआ 10 डिग्री सेल्सियस से, तो इसको कैलकुलेट करेंगे। वैल्यू निकल के आ रही है हमारे पास में 12500। क्या है ये? सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि ये वैल्यू जो थी ये सेंटीमीटर में थी।
हमें वैल्यू कोट करनी है मीटर्स में, तो इसको कन्वर्ट करेंगे मीटर्स में, 125 मीटर्स। ये आपका आंसर रहेगा। जब भी आप इस तरह के सवाल, आंसर फिलिंग टाइप सवाल ध्यान रखते हैं, मैंने पहले ही बताया था आपको ध्यान रखना है यूनिट्स के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, डावल बार आर प्लेस्ड इन। अगर हम स्लैब को ध्यान से देखें, अभी हमने एक्सपेंशन जॉइंट और कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट की बात की, तो जब हम डायरेक्शन ऑफ ट्रैफिक में देखते हैं तो हमारे पास में पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ ट्रैफिक क्या होता है, एक जॉइंट होता है जिसको हम कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट। इसके अलावा जो एक्सपेंशन जॉइंट होते हैं वो ट्रांसफर्स होते हैं, मतलब नॉर्मल टू द लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट, और इनके बीच में छोटे 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 डिस्टेंस पे दे दिए जाते हैं कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट। हमने देखा था एक्सपेंशन जॉइंट 125 मीटर के विड्थ के बीच में होता है, मतलब दो एक्सपेंशन जॉइंट के बीच में 125 मीटर की डिस्टेंस होती है। और पिछले सवाल में हमने देखा कि कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट के बीच में लगभग 1 मीटर के आसपास स्पेसिंग रखते हैं, तो 1 मीटर, 4, 4.5 मीटर, 5 मीटर, जैसा भी कंडीशन रहती है उस हिसाब से कंपैरेटिवली कम स्पेसिंग रखी जाती है। तो यहां पे ये आपके कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट होते हैं। एक्सपेंशन जॉइंट के अंदर कुछ बार्स लगाई जाती हैं, ये एक्सपेंशन जॉइंट के बीच में बार्स लगाई गई हैं, जिनको हमने पढ़ा था। ये बार्स अलाउ करती हैं एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द दीज नेबरिंग स्लैब्स। इनको कहा जाता है डॉवल बार। तो ई डी एनफोर्समेंट एक्सपेंशन जॉइंट के अंदर लग गया आपका डॉवल बार। और यहां पे एक और बार होती है जो लगाई जाती है लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट के ऊपर। ये आपका लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट है, यहां पे ये जो बार लगाई जा रही है इसको आप ध्यान रखेंगे नाम से टाई बार। तो टाई बार लगाई जाती है लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट में, तो ध्यान रखेंगे एल एंड टी से। एल एंड टी से क्या ध्यान रखना है, एल पे लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट, टी से टाई बार। एल एंड टी का मतलब लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट पे टाई बार लगाई जाती है, और ईडी का मतलब एक्सपेंशन जॉइंट के ऊपर डबल बार लगाई जाती है। सवाल पूछ रहा है डबल बार आर प्लेस्ड इन, डबल बार कौन सी, ग्रीन वाली है, इन एनी डायरेक्शन, किसी भी डायरेक्शन लगा सकते हैं, बिल्कुल गलत बात है। हमेशा एक्सपेंशन जॉइंट के को पैक करने के लिए लगाई जाएगी। नॉर्मल टू द ट्रैफिक, ट्रैफिक की डायरेक्शन ये है, ये डायरेक्शन है नॉर्मल टू द ट्रैफिक। तो क्या इस डायरेक्शन में लगी हुई है, नहीं, इस डायरेक्शन में तो टाई बार लगी हुई है, तो मतलब ये भी गलत है। अलोंग द डायरेक्शन ऑफ ट्रैफिक, डायरेक्शन ऑफ ट्रैफिक ये है, डबल बार भी इसी डायरेक्शन लगी हुई है, तो यस इट इज प्लेस्ड अलोंग द डायरेक्शन ऑफ ट्रैफिक। एंड फाइनली ट्रांसवर्स टू द डायरेक्शन ऑफ ट्रैफिक, ट्रांसवर्स और नॉर्मल की तो बात सेम ही है। तो डबल बार्स आर अप्लाइड इन द डायरेक्शन ऑफ और अलोंग द डायरेक्शन ऑफ ट्रैफिक, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट कह रहा है रटिंग इज द परमानेंट डिफॉर्मेशन कॉज्ड बाय सबग्रेड डिफॉर्मेशन। रटिंग क्या था, हमने देखा था जो फ्लेक्सिबल पेमेंट होता है उसके अंदर ये बिटुमिनस लेयर है अगर, और यहां पे ये आपकी सबग्रेड लेयर है। तो सबग्रेड लेयर के ऊपर जो कंप्रेसिव फोर्सेस आते हैं उसकी वजह से जो डिफॉर्मेशन यहां नजर आता है, सेम डिफॉर्मेशन यहां भी नजर आ जाएगा, इसको कहेंगे रटिंग। एक और हमने फेलियर की बात की थी जिसको कहा था फटीग। रटिंग तो होता है हमारा बिकॉज ऑफ कंप्रेशन स्ट्रेसेस ऑन सबग्रेड, और फटीग होता है बिकॉज ऑफ टेंसाइल स्ट्रेसेस एट द बॉटम ऑफ योर बिटुमिनस लेयर, टेंसाइल स्ट्रेसेस बिटुमिनस लेयर के बॉटम पे। तो ये हो गया आपका फटीग और ये हो गया आपका रटिंग। तो यहां पे जो लेयर्स में टेंशन होगा, क्रैक डेवलप होंगे, क्रैक प्रोपोगेट करेंगे,
ऊपर की सरफेस तक। अगर हमें ऊपर की सरफेस पे क्रैक नजर आ रहे हैं तो दैट इज बिकॉज ऑफ फटीग फेलियर। और जो डिप्रेशन नजर आ रहा है ये यहाँ पे टायर्स के नीचे, इसको कहेंगे रटिंग। तो बिल्कुल सही बात है, रटिंग इज द परमानेंट डिफॉर्मेशन कॉज्ड बाय द सबग्रेड डिफॉर्मेशन। बिल्कुल सही बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। द डिजाइन लाइफ ऑफ द नेशनल एंड स्टेट हाईवे पेमेंट इज 15 ईयर्स। देखिए अगर फ्लेक्सिबल पेमेंट की बात करें तो 15 से 20 साल तक के लिए हम डिजाइन करते हैं, तो ये बिल्कुल सही बात है। लेकिन अगर रिजिड पेमेंट की बात करें तो 30 साल तक हम डिजाइन लाइफ रखते हैं। तो पार्शियली ट्रू है, ये नहीं कहेंगे गलत है, लेकिन पार्शियली ट्रू है। व्हीकल डैमेज फैक्टर इज अ मेजर ऑफ डिजाइन लाइफ ऑफ द रोड। व्हीकल डैमेज फैक्टर क्या है? एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ व्हीकल रोड को किस तरह से डैमेज करेगा। हमने बताया था कि स्टैंडर्ड एक्सल होते हैं, तो अपने पास में अलग अलग टाइप के व्हीकल हैं, उनके लिए अलग अलग टाइप के स्टैंडर्ड एक्सल में कन्वर्ट करना होता है हमें उन्हें। तो उस फैक्टर को जो हम यूज करते हैं उसको कहते हैं व्हीकल डैमेज फैक्टर, कि वो जो गिवन लोड है या गिवन टाइप ऑफ एक्सल है वो किस तरह से हमारे पेमेंट को डैमेज करेगा। तो क्या ये मेजर है डिजाइन लाइफ का? नहीं, ये एक पैरामीटर है जिसकी हेल्प से हम डिजाइन लाइफ निकाल सकते हैं, लेकिन ये मेजर नहीं है, तो ये बात गलत हो जाती है। ऑप्शन विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। कौन कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है? फर्स्ट करेक्ट है, सेकंड पार्शियली करेक्ट है, गलत नहीं कहेंगे, तो ये ऑप्शन हो सकता है। सेकंड एंड थर्ड, थर्ड तो गलत है, यहां भी थर्ड का ऑप्शन है, यहां भी थर्ड का ऑप्शन है, तो ऑप्शन एक ही बचता है हमारे पास में, ए। आप इस तरह से सारे स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ें, आपको पता है क्या सॉल्यूशन है, थोड़ा सा सोचने की जरूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, फॉर बिटुमिन मिक्स कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1 है, बिटुमिन मिक्स इज डिजाइंड टू कंटेन 0 एयर वॉइड्स फॉर मैक्सिमम स्टेबिलिटी। बिल्कुल गलत बात है, हमने देखा एयर वॉइड्स होने चाहिए 3 to 5%, इतना एयर वॉइड्स होना चाहिए ताकि बिटुमिन कहीं ना कहीं तो जाएगा सेटलमेंट के बाद में। और अगर बिटुमिन ऑप्टिमम बाइंडर कंटेंट हम निकालना चाहे तो वो ऑप्टिमम बाइंडर कंटेंट 4% एयर वॉइड पे हम कैलकुलेट करते हैं, तो 0 एयर वॉइड वाली बात तो बिल्कुल गलत है, हम तो नहीं मानेंगे। स्टेटमेंट 2 क्या कहता है? द फ्लो वैल्यू ऑफ मिक्स इंक्रीजेस मोनोटोनिकली एज द बाइंडर कंटेंट इंक्रीजेस। कहना चाह रहा है कि अगर फ्लो और बाइंडर कंटेंट का ग्राफ बनाया जाए तो वो कुछ इस तरह से जाएगा। बिल्कुल ठीक बात है, ये हमने फर्स्ट क्वेश्चन में देखा था। तो सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग है। क्या पूछा गया है? चूज द करेक्ट ऑप्शन। इनमें से करेक्ट ऑप्शन क्या है? ओनली स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, ये तो गलत ही बात है। ओनली स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, बिल्कुल सही बात है। बोथ का तो है नहीं, और नन इज करेक्ट, एक तो करेक्ट है ही, तो ये भी गलत है। तो हमारा आंसर हो गया ओनली स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। फ्लो ऑफ मिक्स इंक्रीजेस मोनोटोनिकली एज द बाइंडर कंटेंट इंक्रीजेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कंक्रीट स्लैब ऑफ 30 सेंटीमीटर थिकनेस हैज द मॉडुलस ऑफ सबग्रेड रिएक्शन एज 80 into 10⁶ न्यूटन पर मीटर क्यूब। ठीक है, पॉइजन्स रेशियो गिवन है आपको मटेरियल का। कैलकुलेट द रेडियस ऑफ रिलेटिव स्टिफनेस। अरे ये तो रेडियस ऑफ रिलेटिव स्टिफनेस से क्वेश्चन आ गया, आपको ध्यान है रेडियस ऑफ रिलेटिव स्टिफनेस कैसे कैलकुलेट करते हैं। दिस इज EH³ अपॉन 12K 1 माइनस म्यू स्क्वायर होल रेज्ड पावर 1/4। ये आपका फॉर्मूला होता है मॉडुलस ऑफ सबग्रेड रिएक्शन, सॉरी रेडियस ऑफ रिलेटिव स्टिफनेस निकालने का। अब आपको क्या करना है, इसमें वैल्यूज पुट करनी है और आंसर निकालना है। आप पुट करें और आंसर निकालें इसका। E की वैल्यू है आपके पास किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर में, K की वैल्यू है आपके पास न्यूटन पर मीटर क्यूब में। आपको देखना पड़ेगा, वैल्यूज को करेक्ट करना पड़ेगा। सेंटीमीटर में है, ये मीटर में है, यूनिट्स को आपको ध्यान रखना, ये भी सेंटीमीटर में है, तो आपको यूनिट्स बहुत ध्यान से करेक्ट करनी पड़ेंगी। तो हम लिख लेते हैं, E हो गया आपका 3 into 10⁵ into H आपका सेंटीमीटर में है 30 क्यूब डिवाइड बाय 12 इंटू मॉडुलस ऑफ सबग्रेड रिएक्शन कितना है 80 into 10⁶ मीटर क्यूब है। अगर इसको सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करना चाहूं तो मुझे डिवाइड करना पड़ेगा इसको 10⁶ से।
और अगर मुझे इसको कन्वर्ट करना हो इसमें न्यूटन से किलोग्राम में, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको मैं डिवाइड कर दूं इससे 9.81 से, मल्टीप्लाई 1 माइनस 0.15 का स्क्वायर। इस वैल्यू को कैलकुलेट करें, जरा देखते हैं। आंसर निकल के आ रहा है हमारा 95.927 सेंटीमीटर। तो आंसर मैच कर रहा है हमारे ऑप्शन 1 को। तो यहां से आप सारी वैल्यूज को पुट करके आंसर निकाल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रेजेंट काउंट ऑफ नंबर ऑफ कमर्शियल व्हीकल पर डे ऑन अ पेवमेंट इज 5000। मतलब आज जो मैंने काउंट किया वो लिया 5000। डिजाइन लाइफ दिया है 15 ईयर्स। ट्रैफिक ग्रोथ आर की वैल्यू, रेट की वैल्यू 7% है। व्हीकल डैमेज फैक्टर दिया है 4.5। लेटरल डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर फॉर 6 लेन गिवन इज 0.6। व्हाट इज द नंबर ऑफ स्टैंडर्ड एक्सेल इन द डिजाइन लाइफ इफ द कंस्ट्रक्शन पीरियड ऑफ पेमेंट इज 3 ईयर्स। इन्होंने दिया है, जो मैंने काउंट किया, आपको पता है नंबर ऑफ स्टैंडर्ड एक्सेल अगर मुझे निकालना है, क्यूमुलेटिव स्टैंडर्ड एक्सेल हम निकालते हैं। ये एक दिन का काउंट एट द स्टार्ट ऑफ डिजाइन पीरियड, मल्टीप्लाई बाय व्हीकल डैमेज फैक्टर, मल्टीप्लाई बाय आपका लोड डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। इसको डिवाइड कर लेते हैं आर वैल्यूज। तो यहां पे आप इन सब चीजों को यूज कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिए ए जो है ये नंबर ऑफ व्हीकल नहीं है, इट इज ए एट द स्टार्ट ऑफ डिजाइन लाइफ। तो ए स्टार्ट ऑफ डिजाइन लाइफ निकालने के लिए हमें कम से कम जो हमने अभी काउंट किया है इसको 3 साल के लिए इंक्रीज करना पड़ेगा। तो 3 साल के लिए हम इसको इंक्रीज करते हैं। देखिए हमने आज काउंट किया था 5000, ये रेट से इंक्रीज हो जाएगा 0.00 टाइम्स इस पर 3। तो हमारा आंसर निकल के आना चाहिए, लेट अस कैलकुलेट इट। आंसर निकल के आ रहा है हमारा 6125। पॉइंट छोड़ दें, पॉइंट के बाद की वैल्यू, या 6126 कर लेते हैं इसको। नंबर ऑफ व्हीकल्स, इतने व्हीकल कमर्शियल व्हीकल हैं ये, इतने व्हीकल्स स्टार्ट ऑफ में एक दिन में, कमर्शियल व्हीकल्स पर डे एक दिन में निकलेंगे एट स्टार्ट ऑफ आर डिजाइन लाइफ। क्यूमुलेटिव स्टैंडर्ड एक्सेल निकालने के लिए 365 मल्टीप्लाई बाय ए वैल्यू इज 6125 मल्टीप्लाई बाय जो भी आपके पास में रेट है 1 प्लस 0.07, डिजाइन लाइफ है 15 ईयर्स माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय VDF is vehicle damage factor, that is 4.5, and multiply by lateral distribution factor or lane distribution factor for 6 lane, it is 0.6 whole divided by 0.07। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास में वैल्यू आती है, लेट अस सी, 365 मल्टीप्लाई बाय 6.12, 5 की जगह 6 कर लेते हैं, 126 मल्टीप्लाई 1.07 इस पर 15 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 4.5 मल्टीप्लाइज 0.6 डिवाइड बाय 0.07। आंसर हमारे पास निकल के आ रहा है अराउंड 151,708,253.2 स्टैंडर्ड एक्सेल। हम जो भी वैल्यू निकालते हैं स्टैंडर्ड एक्सेल में, ये 15 साल बाद, सीधी सी बात है, 15 साल तक जितने व्हीकल चलेंगे वो वैल्यू बहुत बड़ी होगी। तो हमेशा हम इसको मिलियन स्टैंडर्ड एक्सेल में लिखते हैं, मिलियन स्टैंडर्ड एक्सेल, MSA के टर्म में।
तो मिलियन स्टैंडर्ड एक्सेल मतलब 10⁶ टाइम्स स्टैंडर्ड एक्सेल। तो देखें 3 और 3 इनको हटा देते हैं, लिख देते हैं 1.5 1.7 1.5 1.7 सॉरी 151.7 मिलियन स्टैंडर्ड एक्सेल। ये आपका आंसर होना चाहिए। ऑप्शन में आपके पास में जो सेकंड ऑप्शन है वो आपका मैच कर रहा है, तो दिस इज योर आंसर। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ये आपका आंसर है। चलिए लास्ट सवाल देखते हैं। द नंबर ऑफ इक्विवेलेंट स्टैंडर्ड एक्सेल रिपीटेशन ऑफ अ एक्सेल लोड इज 800। ठीक है, नंबर ऑफ स्टैंडर्ड एक्सेल हमें पता है कैसे हम निकालते हैं। तो लोड जो स्टैंडर्ड एक्सेल के लिए दिया हुआ है वो 800 है। आफ्टर द इन्वेस्टिगेशन इट इज find out that Excel load was taken 20% lesser than the actual value। आपको पता है कैसे निकाला जाता है। 800 जो आपने नंबर ऑफ इक्विवेलेंट स्टैंडर्ड एक्सेल निकाले, वो एक स्टैंडर्ड लोड के कंपैरिजन में आपके लोड को कंपेयर किया जाता है एक्सेल के, और रेज़ टू पावर 4 इस इक्वेशन में हम पुट करते हैं लोड को। आपके पास स्टैंडर्ड लोड होता है, आपके पास 800 निकल के आता है। लेकिन सवाल क्या कह रहा है, आपने जो ये 800 निकाला ना, इस P को आपने 20% लेस लेके निकाला। दिस वैल्यू इज टेकन 20% लेस। ठीक है, तो मतलब आपने इस P को अगर अज्यूम किया होता 20% मोर, तो ये वैल्यू क्या निकल के आती वो आपको कैलकुलेट करना है। आपको कैलकुलेट करना है x इफ दिस P इज टेकन एज 0.8 और आप एक्चुअल P आप ले रहे हैं दैट इज फॉर 4। इस तरह से आप निकाल सकते हैं, या फिर इस इक्वेशन को इस तरह से भी लिख सकते हैं। 800 आपको x की वैल्यू निकालनी है 0.8 टाइम्स अगर आपने P अज्यूम किया होता, कैपिटल P रेज़ पर 4। अब आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, यहां से कॉमन निकाल लें। मैं आपको कैलकुलेट करके दिखाता हूं। यहां पे इसको हम हटाते हैं। यहां से एक काम करें, कॉमन निकालें 0.8 को, तो 0.8 बाहर निकलेगा तो पावर आ जाएगी 0.8 रेज़ पर 4। तो बाहर आ जाएगा आपका 0.4096। ये आपका बाहर आ जाएगा, रहेगा P रेज़ पर कैपिटल P रेज़ पर 4। ये आपने कैलकुलेट किया। अब आप रिप्लेस कर सकते हैं P डिवाइड बाय P रेज़ पर 4 को x से, तो आपके पास आ जाएगा x मल्टीप्लाई बाय 0.4096 इज इक्वल्स टू 800। आपको x की वैल्यू निकालनी है, तो 800 डिवाइड बाय 0.4096 हो जाएगा। 800 डिवाइड बाय आंसर इज इक्वल्स टू 1953.125। ये आपका क्या हो जाएगा, एक्सेल लोड हो जाएगा, जो भी आपने व्हीकल कंसिडर किए थे उनके लिए। आपने अगर पूरा लोड कंसिडर किया होता तो 800 की बजाय ये वेरिएशन इतना होता, बिकॉज ऑफ दिस पावर 4। ठीक है, तो करेक्ट नंबर ऑफ स्टैंडर्ड एक्सेल आपके ये हैं जो आपने 800 कंसिडर किए थे, लोड 20% कम काउंट करके। जो एक्सेल लोड था उसको आपने 20% कम काउंट किया तो 800 निकल के आया, लेकिन आपने एक्चुअल लोड जब काउंट किया तो वो निकल के आया 1953.125। तो यहां तक हमने लगभग सारे टॉपिक्स पे से क्वेश्चन कवर कर लिए हैं। अगर इसके अलावा भी आपके पास कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ डाउट्स हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, या फिर आप टेलीग्राम ग्रुप पे डायरेक्टली मुझसे पूछ सकते हैं जो भी डाउट आपके पास में है। एक क्वेश्चन मैं आपको करने के लिए दे रहा हूं, दिस इज क्वेश्चन नंबर 10। आप सॉल्व करें, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखें। नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे इन कमिंग लेक्चर्स रेलवेज एंड पोर्शन ऑफ एयरपोर्ट डिजाइन। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।